हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे बाउचेरिया, और बाउचेरिया में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ बाउचेरिया। और सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ बाउचेरिया में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से बाउचेरिया को सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन को लेकर थोड़ी सी डिबेट है कि इसको जो बाउचेरिया है वो किस क्लास का मेंबर है, इस क्लास का कि क्लोरोफाइसी का मेंबर है या जेंथोफाइसी का मेंबर है, क्योंकि इसमें जेंथोफाइसी के भी करैक्टर पाए जाते हैं और क्लोरोफाइसी के भी पाए जाते हैं। तो अब क्योंकि क्लोरोफाइसी के करैक्टर में क्लोरोफिल ए और बी होने की वजह से इसको मतलब अगर ए और बी क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो ग्रीन कलर का होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बाउचेरिया में क्लोरोफिल बी जो है प्रेजेंट नहीं होता है और इसके अलावा इसमें क्लोरोफिल सी और ई प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो कलर है वो ज़्यादा ग्रीन ना होके इसका जो कलर है बाउचेरिया का वो कलर ग्रीन ना होके येलो, गोल्डन येलो कलर का होता है। इसलिए इसको जेंथोफाइसी में जो रखा है वो इस चक्कर में कि जेंथोफाइसी क्लास के मेंबर का रंग येलो या गोल्डन कलर का होता है, तो इसका जो कलर भी है वो भी थोड़ा सा ग्रीन ना होके पिगमेंट की वजह से थोड़ा सा अलग रंग का होता है। तो आज हम अब स्टार्ट करते हैं कि पिछली क्लास में आपने इसका क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे बाउचेरिया का ऑकरेंस, थैलस स्ट्रक्चर, कि बाउचेरिया का थैलस कैसा होता है, क्या स्ट्रक्चर है बाउचेरिया का और कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, इसका कैसा है। तो हम ये हो गया बाउचेरिया का, हमने सिस्टमेटिक पोजीशन हो गई थी हमारी। और आज हम हैं कि कहाँ इसका हैबिट एंड हैबिटेट, कि कहाँ पर इसका बाउचेरिया पाया जाता है। तो अगर आपको याद है इसका क्लासिफिकेशन बाउचेरिया का, तो क्लासिफिकेशन में था कि थैलोफाइटा, एल्गी, क्लोरोफाइसी, साइफोनेल्स, बाउचेरेसी, बाउचेरिया एंड इसकी स्पीसीज। अब यह है कि हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो बाउचेरिया जो है इसका आपको ये भी है कि जो एल्गोलॉजिस्ट है, सेवाल का प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्गोलॉजिस्ट जेपी बाउचर के नाम पर बाउचेरिया का नाम पड़ा है। और इसका जो पूरी स्पीसीज़ हैं वो 40 स्पीसीज़ पाई जाती हैं, रिपोर्ट की गई हैं, जिनमें से 9 स्पीसीज़ जो हैं वो इंडिया में रिपोर्ट की हैं। और इंडिया में भी जो रिपोर्ट की स्पीसीज़ हैं, इंडिया के साइंटिस्ट वेंकटरामन ने 1961 में इनमें 9 स्पीसीज़ को इसमें रिपोर्ट किया है। हैबिट एंड हैबिटेट है कि कहाँ पर पाया जाता है या आवास या प्राप्ति का स्थान है, ऑकरेंस है, कहाँ मिलता है ये। तो बाउचेरिया जो है वो अधिकांश जो है स्पीसीज़ जो हैं स्थिर अथवा धीमी गति से बहते हुए जल या झरनों में, मतलब एक्वेटिक एल्गा है। आपको जब हम हैबिट एंड हैबिटेट पढ़ा रहे थे तो आपको पता है कि कितने प्रकार की एल्गी होती हैं, एक्वेटिक एल्गी, टेरेस्ट्रियल एल्गी और अनयूजुअल हैबिटेट की एल्गी। तो बाउचेरिया की जो एल्गी है, मोस्टली जो एल्गी हैं वो एक्वेटिक होती हैं, पर जो बाउचेरिया हैं एक्वेटिक हैं, और एक्वेटिक में भी धीमे गति से बहते हुए जल में पाई जाने वाली स्पीसीज़ हैं। कुछ स्पीसीज़ इसकी टेरेस्ट्रियल हैं, और टेरेस्ट्रियल में जैसे कि यहाँ कि कौन कौन सी कुछ स्पीसीज़ में टेरेस्ट्रियल भी हैं। जैसे कि बताया कि कभी कभी इसकी स्पीसीज़ जो है 40 स्पीसीज़ रिपोर्ट की हैं, पर इंडिया में जो पाई जाने वाली जो कुछ स्पीसीज़ हैं, बाउचेरिया जेमिनेटा, बाउचेरिया अनसिनेटा, बाउचेरिया सेसेलाइस, बाउचेरिया एम्फीबियस। कभी कभी एग्जाम में जो है स्पीसीज़ पूछ ली जाती हैं कि बाउचेरिया की में हिंदुस्तान में, इंडिया में पाई जाने वाली 1 या 2 स्पीसीज़ का नाम लिखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पेपर में 1-1 नंबर 2-2 नंबर के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उनमें कभी कभी आ जाता है कि 1-1 नंबर 2-2 नंबर में कि कोई 1-2 स्पीसीज़ का नाम। तो जो इंडिया में पाए जाने वाली स्पीसीज़ हैं वो स्पीसीज़ हैं बाउचेरिया जेमिनेटा, बाउचेरिया अनसिनेटा, बाउचेरिया सेसेलस, बाउचेरिया एम्फीबियस। और इसके अलावा जो स्पीसीज़ हैं जैसे कि टेरेस्ट्रियल स्पीसीज़ हैं, तो बाउचेरिया सेसेलाइस, बाउचेरिया टेरेस्ट्रियस नाम की जो स्पीसीज़ हैं वो मोस्ट प्लेसेस में मट्टी में
या जैसे नदी के तट हैं या जहाँ पर खेत वगैरह चलते हैं, जहाँ अंदर नीचे मॉइस्ट मिट्टी निकलती है, मॉइस्ट मतलब नमी वाली मिट्टी निकलती, वहाँ पर मखमली चादर के रूप में पाई जाती है। जलीय व स्थलीय स्पीसीज जैसे वाउचेरिया सेसराइल्स हैं, ये दोनों ही स्पीसीज जो हैं जलीय व स्थलीय दोनों ही आवासों में पाई जाती हैं। खारे जल की तटीय भूमि में इन स्थलों जैसे जो हैं वाउचेरिया माइंडानाइंडिस, वाउचेरिया माइंडानाइंडिस स्पीसीज हैं, वो बहुत अधिकता में मिलती हैं। जो जलीय स्थलीय आवास में है वाउचेरिया दोनों में, जल में भी पाई जाती है और स्थल में ही पाई जाती हैं। वाउचेरिया एम्फीबिया है स्पीसीज हैं, और समुद्र जल में या खारे जल में जो स्पीसीज पाई जाती है इसकी वाउचेरिया लिटोरिया और वाउचेरिया पाइलोबैलिडाइस समुद्र तट में, तटीय जल में, दलदली भूमि में पाया जाता है। सर्दी के अगर आपको पता है कि लिथोफिटिक स्पीसीज की बात करिए तो सर्दी में जो बर्फ़ के ऊपर कुछ एक स्पीसीज इसकी रिपोर्ट की गई है वाउचेरिया जोनेसी, जो अमेरिका में हरे पीले रंग के बर्फ़ के गुच्छों के रूप में मिलती है। बर्फ़ के ऊपर बर्फ़ तो सफ़ेद रंग की होती है, लेकिन वाउचेरिया जोनेसी अमेरिका में जो बर्फ़ के ऊपर उग जाती है तो बर्फ़ का रंग जो होता है वो हरे या पीले रंग की वो बर्फ़ दिखाई देने लगती है। तो ये जो है कि कहाँ कहाँ पाई जाती है वाउचेरिया एल्गी जो है वाउचेरिया कहाँ कहाँ पाई जाती है। इट में भी पानी में तो पाई जाती है, उसके बाद में टेरेस्ट्रियल के बाद में खारे जल में पाई जाती है, समुद्र में मैरीन जल में पाई जाती हैं, और इवन जो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं उनमें भी इसकी कुछ स्पीसीज़ पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसके थैलस स्ट्रक्चर की। कैसा थैलस स्ट्रक्चर है, कैसा एल्गी का थैलस है, एल्गी का कैसा प्लांट बॉडी है, तो कैसे होता है जो वाउचेरिया का जो प्लांट बॉडी है वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। थैलस क्या है आपको पता होगा कि कई बार आपको हर बार जब भी स्टार्ट करते हैं, थैलस मतलब ऐसा प्लांट बॉडी जिसमें कि रूट शूट लीव्स में डिफ्रेंशिएट ना हो, जड़ तना पत्ती नहीं हो, वो थैलस कहलाता है। तो वाउचेरिया में जो है वो थैलस है वो एक नली नुमा मतलब साइफन लाइक स्ट्रक्चर का बना होता है, जिसको कि साइफोनस थैलस या साइफोनियस हैबिटेट कहलाता है ये। तो वाउचेरिया का जो थैलस है साइफोनियस टाइप का, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में दिखेगा साइफन लाइक मतलब नली रूपी ब्रांच्ड होता है, नलिका के आकार का होता है, और इस तरह का स्ट्रक्चर जो कहलाता है वो कहलाता है साइफोनियस हैबिटेट। और इस जो साइफोनियस हैबिटेट में जो थैलस है नॉन सेप्टेड होता है, किसी प्रकार का इसमें सेप्टा थैलस के अंदर आपको दिख रहा होगा कोई भी प्रकार का सेप्टा या दीवार नहीं दिख रही है। नॉन सेप्टेड सिनोसिटिक नॉन सेप्टिक है, और इस तरह के थैलस जब सेप्टा नहीं पाया जाता है तो ये सिनोसिटिक, तो साइफन लाइक थैलस हो गया और सिनोसिटिक। इसके बाद बहुकेंद्रीय मल्टी न्यूक्लिएट, ये आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सब न्यूक्लियस हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएट बहु केंद्रीय थैलस होता है। और ये जो थैलस है मतलब कैसा हो गया, साइफोनस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ, सिनोसिटिक और नॉन सेट और बहुकेंद्रीय, सिनोटिक नॉन सेप्टेड हो गया। और यहाँ पर नीचे हेप्टोन राइजोइड जैसे स्ट्रक्चर कह सकते हैं इसको, या हॉल फार्ट्स जैसे स्ट्रक्चर हैं, जिनकी सहायता से कुछ स्पीसीज में ये हेप्टोन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये नीचे की तरफ स्ट्रक्चर दिखता है हेप्टोन, या इनको हम कह सकते हैं होल्ड फार्ट, जिसकी सहायता से ये किसी भी सबस्ट्रेटा से अटैच हो जाता है अपनी किसी उसके ऊपर। तो कैसा थैलस हो गया इसका कि ब्रांच साइफन लाइक स्ट्रक्चर, नॉन सेप्टेड सिनोसिटिक मल्टी न्यूक्लिएट, और जिसमें कि हेप्टोन प्रेजेंट हैं और किसी भी सबस्ट्रेटा से जुड़ा हुआ है। इसके कुछ स्पीसीज में एरियल भाग ऊपर की ओर इरेक्ट तंतुमय होता है, और इसके कोई भी प्रकार का ऊपर एरियल तो है, ऊपर उठे हुए होते हैं इसके जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर हैं, और इसके
कहीं पर भी कोई सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई सेप्टा नहीं पाया जाता एट द टाइम होकर। यहाँ पर आपको यहाँ पर अगर उगोनिया और एंथ्रीडियम दिख रहे हैं इसमें, इस डायग्राम में, यहाँ आपको एक वॉल का निर्माण, एक सेप्टा दिख रहा होगा। तो एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन ऑर्गन बनने के लिए यहाँ पर सेप्टा का निर्माण होता है। और ये जो निर्माण होने के बाद पर ही केवल, तो कुछ साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि ये यूनिन्यूक्लिएट एल्गी है या यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि इसमें सेप्टा नहीं बनता है, तो ये यूनिसेलुलर ही, मतलब एक ही कोश का होना चाहिए कि है कि क्यों कि पटहीन है। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि नहीं, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन जब सेक्स ऑर्गन बनता है तो इसमें सेप्टा का निर्माण हो जाता है। अतः ये मल्टी सेलुलर मल्टी न्यूक्लिएट है। और इसमें जो ग्रोथ है वो ग्रोथ एपिकल ग्रोथ, सीड्स से एपिकल ग्रोथ पाई जाती है। स्ट्रक्चर जो है वो एपिकल ग्रोथ पाई जाती है। तो ये तो थैलस हो गया बाउचेरिया का की सिनोसिटिक कंडीशन हो गई, मल्टी न्यूक्लिएट हो गई, राइजोइड्स एप्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं, सिनोसिट साइफन लाइक स्ट्रक्चर हो गए, नलिका आकार के। अब हम बात करते हैं कि इसके कैसा, इसके बाउचेरिया का किस तरह से इसमें अगर हम इसका काट के देखें, टीएस काटे इसके थैलस का, तो थैलस का टीएस लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम काटें तो क्यों इसमें बीच में जो है लॉन्गिट्यूडिनल, आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, तो काटें तो इसमें एक बीच में सेंटर में बड़ी वैक्यूल पाई जाती है, स्ट्रक्चर है। अगर हम अभी तो हमने मॉर्फोलॉजी देखी, एनाटमी देखे अगर हम इसकी थैलस की, तो इस एनाटमी में जो थैलस की में बाउचेरिया में वो काफ़ी लंबे वैक्यूल पाई जा रही है। और जो इसकी भित्ति हैं, दृढ़ कोश का भित्ति से बने होते हैं। इसकी जो सेल वॉल है वो बाहरी जो परत है पैक्टोज की, और भीतरी जो परत है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। कोशिका वॉल के अंदर जो जीव द्रव पाया जाता है, इसमें एक बहुत सारे बीच में एक सेंटर वैक्यूल्स होती हैं बड़ी लंबी, जिसमें कि सेल सब भरा हुआ होता है। सेंटर वैक्यूल होती है, दिख रही है आपको यहाँ पर, और इसमें सेल सब भरा हुआ होता है। और इस वैक्यूल्स में को टीनोप्लास्ट कहलाती है, ये जो भरी वैक्यूल्स है ये टीनोप्लास्ट कहलाती है। इस कोशिका रस की उपस्थिति के कारण इसमें जो दबाव होता है इसमें उत्पन्न, उसके कारण बाउचेरिया का जो थैलस है वो खड़ा, मतलब इरेक्ट स्थिति में रह सकता है। किसकी वजह से? जो यहाँ पर इस वैक्यूल में सेल सब भरा रहता है, और इसी की वजह से दबाव के कारण जो बाउचेरिया का जो थैलस है, इरेक्ट स्ट्रक्चर, यहाँ ये खड़ा हुआ इस तरह से दिख रहा है ऊपर उठा हुआ, उसकी वजह से यहाँ पर ये उठा हुआ रहता है। और जो बाहरी जो इसमें जीव द्रव्य के बाहर की ओर क्रोमेटोफोर दिख रहे हैं, और अंदर की तरफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बहुत सारे क्रोमेटोफोर और अंदर की तरफ न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर जो है ओवल शेप होते हैं, एलिप्टिकल होते हैं और डिस्क्वाइड प्रकार के होते हैं। और इनका जो ज़्यादा अगर प्रकाश में आए तो ये इनका जो है गोल हो जाते हैं बाउचेरिया में। तो इसलिए इसमें जो बाउचेरिया का जो फिलामेंट है प्रकाश में परिवर्तन करने में अपना कैपेबल होता है। और इसमें अनेक छोटे छोटे केंद्रक पाए जाते हैं, न्यूक्लियर पाए जाते हैं। और इसमें जो बाद में जब एट द टाइम प्रोडक्शन के टाइम में जब इसमें निर्माण होता है जू स्पोर्स का, तो क्रोमेटोफोर बाहर की तरफ और जो अंदर की ओर और जो न्यूक्लियस है वो इनकी स्थिति आपस में चेंज हो जाती है। जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो अंदर चले जाते हैं और जो न्यूक्लियर हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो ये है कि इसमें जो थैलस है इसका, अगर ये तो लॉन्गिट्यूडिनल है, अगर हम इसका टीएस भी काट के देखें तो ठीक उसी तरह से कि बीच में बड़ी सेंटर वैक्यूल्स हैं, बाहर की तरफ क्रोमेटोफोर, और पेरिफेरी रीजन में यहाँ पर अंदर की तरफ दिख रहे हैं न्यूक्लियाई, बाहर की तरफ आपके दिख रहे हैं क्रोमेटोफोर। और जब जू स्पोर जब बनते हैं तो हर उससे न्यूक्लियाई से दो फ्लैजला डेवलप हो जाते हैं और उनमें से फ्लैजला निकल आते हैं। तो अगर हम इनका ट्रांसफर सेक्शन काट के देखें इसका बाउचेरिया के थैलस का, यहाँ से
लॉन्गिट्यूडनल काटें LS तो ये स्ट्रक्चर दिखेगी, और अगर हम ट्रांसफर सेक्शन काटें तो हमको इस तरह से दिखाई देगा। तो ये हो गया कि थैलस का बाउचेरिया का थैलस का मतलब थैलस स्ट्रक्चर के बाद में इसका मॉर्फोलॉजी, मतलब मॉर्फोलॉजी कैसा थैलस है, मॉर्फोलॉजी कैसा बाउचेरिया का मॉर्फोलॉजी कैसी है, थैलस स्ट्रक्चर कैसा है, फिर इसका है ना लॉन्गिट्यूडनल है इसका सेल स्ट्रक्चर, और सेल स्ट्रक्चर के बाद में इसका ये वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल, और तो ये इसमें पैरानॉइड्स भी हैं, जो कहा कि पैरानॉइड्स की उपस्थिति रिपोर्ट की गई है कुछ उसमें, और ऑयल ड्रॉपलेट और स्टार्च, ल्यूकोसिन और टाइसोलेमरेन के रूप में जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो उसमें उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये आज हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस बाउचेरिया के रिप्रोडक्शन को। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।